हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्विज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले आप एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब की रेट बड़ी धीमी आ रही है आप लोगों की, ऐसा लग रहा है कि हम मेहनत ही नहीं कर रहे आप लोगों के साथ। तो प्लीज जाकर के देखिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो विशेष निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को और देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे एचटीसी क्वेश्चंस पर। एचटीसी यानी कि हिडन, ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और चूंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में इंक्लूड होते हैं, पूछ भी लिए जाते हैं परीक्षा में, तो ऐसे प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड होते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं होते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपसे ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से और सबसे पहला प्रश्न है पराग एलर्जी से आप क्या समझते हैं। पराग एलर्जी, स्टूडेंट्स पराग एलर्जी क्या, आप ध्यान दीजिएगा। पराग एलर्जी क्या, आपने परागकण पढ़े हैं, परागकण आप पढ़ करके आए हैं। अब परागकण का जो बेसिक काम है वो क्या है, परागकण के अंदर आपने देखा था कि जब वो अंकुरित होता है तो उसके अंदर नर युग्मक बनते हैं। आगे की पूरी कहानी आपको याद है, हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि वो नर युग्मक जाकर के मादा युग्मक को फर्टिलाइज कर देगा और मादा युग्मक को फर्टिलाइज करने पर युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से संतति, संतति से संतति अर्थात नया पादप का निर्माण होगा। तो परागकण जो है एक नर युग्मक की तरह जनरली काम करता है। पराग एलर्जी क्या है, कुछ पादपों के परागकण ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ पादपों के परागकण ऐसे होते हैं, सॉरी इसको हटाते हैं, कुछ पादपों के परागकण ऐसे होते हैं जो अगर हवा के साथ या किसी भी अन्य माध्यम से, मान लीजिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 मिनट है ना, उससे क्या होगा, जब वो प्रवेश कर जाते हैं तो इससे कोई प्रकार के हमें हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस परागकण के अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। हमारा शरीर समझता है कि ये जो परागकण शरीर के अंदर आया है ये शरीर को क्या करने के लिए आया है, रोगी बनाने के लिए आया है। तो शरीर का जो रोग से लड़ने वाला सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है और वो परागकण को नष्ट करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में हमारा शरीर कुछ प्रतिक्रिया देता है। उस प्रतिक्रिया के जैसे मान लीजिए हवा के माध्यम से नाक से प्रवेश किया है तो नाक बहना शुरू हो जाएगा, ये भी प्रतिरक्षा का एक भाग है, क्योंकि नाक बहने के कारण परागकण हो सकता है वापस बह करके बाहर निकल जाए, नाक बहना शुरू हो जाएगा। कई प्रकार, जैसे छींके आना शुरू हो जाएगी अचानक से तेज, है ना, जस्ट अ मिनट, क्या हो जाएगा, छींके आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्यों हो रहा है, नाक बहना है, छींके आना क्यों हो रहा है, कि वो परागकण जो अंदर गया है वो वापस बाहर निकल जाए। तो शरीर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहा है, छींके आना, बहुत सारी बार मान लीजिए त्वचा पर है तो त्वचा पर खुजली होने लग जाएगी ताकि वो नष्ट हो जाए, खुजली होने लग जाएगी, कभी कभी त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते। तो इस प्रकार से शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है, किसके अगेंस्ट, उन परागकणों के अगेंस्ट जो शरीर के संपर्क में आए हैं या शरीर के भीतर चले गए हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार की प्रतिक्रिया को कहा जाता है पराग एलर्जी। क्या कहा जाता है, पराग एलर्जी। समस्त पादपों के परागकण पराग एलर्जी उत्पन्न नहीं करते, इस बात पर विशेष ध्यान देना। कुछ स्पेशल पादप हैं जिनके परागकण पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे एक मैं आपको बताता हूं, गाजर घास, बारिश के बाद आसपास जो खाली जमीन है उस पर यह उग जाती है गाजर घास, जिसका साइंटिफिक नेम चिनोपोडियम नहीं, इसका साइंटिफिक नेम होता है गाजर घास को पार्थोनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थोनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी प्रकार एक और पादप जो मेरा अभी निकल गया था मुंह से, इसको कहा जाता है चिनोपोडियम। क्या कहा जाता है, चिनोपोडियम। क्या होता है चिनोपोडियम, ये एक प्रकार की खरपतवार है जिसको आप जानते होंगे, हमारे क्षेत्र में काफी होती है, बाथली जिसको हम कहते हैं, बाथली है ना, सब्जी वगैरह बनाते हैं हम, है ना, बाथली। तो बाथली का ही साइंटिफिक नेम क्या है, चिनोपोडियम। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान ना दे, केवल समझाने के लिए। अभी आप नोट्स बनाएंगे तब फेयर कर लेंगे आप सब इनको। एक होता है ज्वार, ज्वार के जो परागकण है वो भी एलर्जिक होते हैं, वो भी मनुष्य के संपर्क में आएंगे तो इस प्रकार के लक्षण, शरीर जो है इस प्रकार के लक्षणों के रूप में प्रतिक्रिया दे सकता है। ठीक है, तो ये होती है पराग एलर्जी। आशा करता हूं कि पहला ही क्वेश्चन हमने काफी
विस्तार से लिया है पराग एलर्जी को। अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, तो आप इस प्रश्न में कोई गलती नहीं करोगे, कोई गलती इसमें आप नहीं दोहराओगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। चलिए तो फिर आ जाते हैं हमारे नोट्स वाले पोर्शन पर। देखो वही बात जो मैंने आपको समझाई, कुछ पादपों के परागकण जब वायु या अन्य माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, अन्य माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र पराग कणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप नाक से पानी आना, छींके आना, आंखों में आंसू आना, अगर आंख के संपर्क में आया तो आंखों से आंसू निकलेंगे, आंखों में आंसू आना, सांस लेने में कठिनाई होना, अगर फेफड़ों के द्वारा गया है तो सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खुजली होना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पराग एलर्जी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हर पादप नहीं करेगा पराग एलर्जी। कौन कौन करता है? जैसे उदाहरण है आपके सामने, गाजर घास, गाजर घास जिसको पार्थोनियम कहा जाता है, चिनोपोडियम जिसका मैंने शुद्ध देसी स्थानीय नाम भी आपको बताया, इसके बाथनी के नाम से इसको जाना जाता है ना। एक खरपतवार है जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है हमारे आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, हमारे आसपास के क्षेत्र से मेरा तात्पर्य है कि अगर हम कोटा जिले से बिलोंग करते हैं तो यहां पर बाथली जो है वो खरपतवार सब्जी के रूप में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। ज्वार आदि के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिडन ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में आज का हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, पराग पोषण से आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पराग पोषण क्या होता है, ध्यान देना कि जो परागकण होते हैं, ऐसा माना जाने लगा है, इस पर रिसर्च किया गया जब परागकणों पर, तो परागकणों के बारे में कहा जाने लगा कि परागकण जो है वो पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं, पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं। पोषक पदार्थ समझते हो ना आप? पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनको मुख्य पोषक पदार्थ माना जाता है जो हमें क्या करते हैं? ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये परागकण होते हैं ये पोषक पदार्थों से क्या होते हैं? पोषक पदार्थों से स्टूडेंट भरपूर होते हैं, काफी मात्रा में इनमें पोषक पदार्थ होता है। तो अब क्या किया जाने लगा, हमारे देश में तो अभी कम प्रचलन में आया है, लेकिन जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश, ठीक है, इन पश्चिमी देशों में क्या प्रचलन है कि इन परागकणों को जो है सप्लीमेंट्री फूड के रूप में लिया जाने लगा है। सप्लीमेंट्री फूड क्या? जैसे आप खाना खा रहे हैं, प्रोटीन के लिए आप दूध पी रहे हैं, अगर आप मांसाहारी है तो आप प्रोटीन के लिए अंडा खा रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन अब चूंकि पता लग गया कि यार परागकणों में भी प्रोटीन है, परागकणों में भी प्रोटीन है, तो आप सप्लीमेंट यानी दूध या अंडे की जगह पश्चिमी देश क्या करने लगे, उन्होंने परागकण की गोलियां बना ली। परागकण की क्या कर ली? गोलियां बना ली। तो इनको खाने के बजाय वो लोग डायरेक्ट परागकण की गोलियां खा लेते हैं, तो प्रोटीन की कमी पूरी हो गई, कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो गई, वसा भी होती है कई परागकणों में, तो वसा की कमी पूरी। तो इस प्रकार से पश्चिमी देश परागकणों का उपयोग किसके रूप में कर रहे हैं? पोषक पदार्थों के रूप में कर रहे हैं। इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसे ही पराग पोषण कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि पराग पोषण भी आपको सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम यहां से हटा देते हैं जो बात हमने की है, और सीधे आते हैं हम हमारे नोट्स वाले पोर्शन पर। बिल्कुल सीधे आते हैं हम हमारे नोट्स वाले पोर्शन पर। ये लीजिए, परागकण पोषक पदार्थों से भरपूर होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से भरपूर होते हैं। कई पश्चिमी देशों में आहार संपूरकों के रूप में, यानी भोजन के संपूरक के रूप में, उसके सप्लीमेंट्री फूड के रूप में पराग गोलियों का प्रचलन बड़ा है। पराग खपत का यह दावा है कि अगर खिलाड़ी इनको ले, या धावक अश्व जो दौड़ने वाले रेस के घोड़े होते हैं, वो उनको एक खिलाया जाए तो उनकी कार्य क्षमता में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा पराग खपत का दावा है। पराग खपत से यहां तात्पर्य कि वो कंपनियां जो परागकण की गोलियां बनाती है, उनका ऐसा दावा है कि एक सप्लीमेंट्री फूड है और इसमें काफी एनर्जी होती है। तो ये पराग पोषण है। एक उदाहरण आप इसके लिए लिख लीजिए। उदाहरण के लिए बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। ये बी पोलन एक परागकण की गोलियां जो है, टैबलेट जो है, उनका नाम है, परागकण की टैबलेट्स का नाम है, और ये इंग्लैंड में बनाई जा रही है। इंग्लैंड एक पश्चिमी देश है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बी पोलन क्या नाम है गोली का? बी पोलन। कहां बनाई जा रही है? इंग्लैंड। तो एक
परागकण की गोलियां हैं, इसको अभी ध्यान में रखना। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, सरल ही आप आसानी से याद रख लेंगे। कि दो पराग उत्पादों का नाम बताएं। परागकण के काफी सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, आपसे दो पराग उत्पादों का नाम पूछा है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिएगा। परागकण के उत्पाद में एक तो आप ऊपर ही देख रहे हैं, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, ये भी एक प्रोडक्ट है, भोजन के रूप में, टैबलेट्स के रूप में इसको खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजन ही बनाया जा रहा है परागकणों से, परागकणों के उपयोग करके जो है फेस क्रीम भी बनाई जा रही है, कॉस्मेटिक्स भी बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी बार चेहरे पर प्लेयर्स जो है कुछ क्रीम लगाते हैं, उससे उसकी क्या होता है, उनकी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा होती है। तो कई प्रकार की ऐसी क्रीम जो पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करती है, उनमें भी परागकणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें वसा भी होती है। मैंने अभी बताया इसमें वसा भी होती है, और क्रीम में वसा होती है, इमल्सन होता है क्रीम। क्रीम क्या होती है, इमल्सन होती है, इमल्सन में क्या होता है, वसा होता है। तो परागकण की जो क्रीम है, परागकणों से जो है क्रीम भी बनाई जाती है। तो ये दो प्रोडक्ट का नाम अगर आपसे पूछे जाए तो ध्यान रख लीजिएगा। एक तो बी पोलन है, बी पोलन क्या है सर, टैबलेट से क्या काम आती है, पोषक पदार्थों के रूप में यूज होती है। परागकण क्रीम भी होती है, क्रीम क्या होती है, चेहरे पे लगाई जाती है क्रीम, सब जानते हो आप लोग, है ना, सब यूज करते होंगे, करते हो कि नहीं करते हो बताओ, देखो फटाफट। लेट तो नहीं हो गए, नींद तो नहीं आ रही 8:30 बजे, 8:30 बजे कौन सोता है, बढ़िया मजेदार क्लास है ना। और भी अगर आप लोगों की रहेगी इच्छा, तो मेरी तो ये है इच्छा कि एक क्लास 9 से 10 लगाई जाए आपकी रात को सोने से पहले, है ना। सुबह तो लगाई जा रही है, एक 9 से 10 लगाई जाए सोने के पहले। अगर है इच्छा तो बता देना कमेंट करके, अपन 9 से 10 की क्लास डालना शुरू करेंगे। इसमें ज्यादा अच्छे से मुझे कंफर्ट फील होता है, ठीक है, क्योंकि दिन में अब गर्मी लगने लग गई तो बड़ा आप लोगों को भी दिक्कत आती होगी। बताना कमेंट करके आपको कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल रहता है, 12:30 का या ये रात वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, किन आवृत बीजी पादपों के परागकोश में केवल एक पाली व दो लघु बीजाणु धानियां। अब देखो, अगर आपने पुराना ठीक से पढ़ा है तो यह प्रश्न आपको समझ आएगा कि मैं प्रश्न में क्या पूछ रहा हूं। आप लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़कर आए हो, और लघु बीजाणु धानी की संरचना में आपने पढ़ा कि लघु बीजाणु धानी, जिसे आप परागकोश भी कहते हैं, एक द्विपालित रचना है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, द्विपालित रचना है, जिसकी प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, पढ़कर आए हो। प्रत्येक पाली में क्या होते हैं, दो कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार से जो लघु बीजाणु धानी होती है, अगर पालियों की बात करें तो इसमें दो पालियां होती है, दो तो क्या होती है स्टूडेंट्स, पालियां होती है। और अगर इन कोष्ठकों की बात करें, लघु बीजाणु धानियों की बात करें, तो कितनी होती है, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 लघु बीजाणु धानियां होती है। कहा जा रहा है कि आवृत बीजी पादपों के परागकोश में केवल एक पाली, ऐसे पादप का नाम बताना जिसमें केवल एक पाली होती है। अब एक पाली है तो कोष्ठक इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, यानी लघु बीजाणु धानियां कितनी होगी, 2। तो आपको ऐसे पादप का नाम बताना आवृत बीजी पादपों में जिसमें पालियां 2 नहीं होती, 1 होती है, और लघु बीजाणु धानियां 4 नहीं होती, कितनी होती है, 2 होती है। ये है प्रश्न। अभी हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, अभी हमने केवल आंसर नहीं, केवल हमने प्रश्न को समझा है कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। आशा करता हूं कि प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है वो बात आपके समझ में आ गई होगी, कि जनरली परागकोश में 2 पालियां होती है और 4 लघु बीजाणु धानियां, 4 कोष्ठक होते हैं। प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि उस परागकोश का नाम बताइए जिसमें केवल एक पाली होती है और 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। तो स्टूडेंट ऐसा जनरली मालवेसी कुल के पादपों में देखने को मिलता है। मालवेसी कुल कौन सा, मालवेसी कुल के अंतर्गत आपके आएगा कपास, भिंडी, है ना। तो कपास और भिंडी जो कुल है, भिंडी से तात्पर्य, अब यहां से मालवेसी कुल की एक बहुत अच्छी पहचान आपको मिल जाएगी। जितनी भी सब्जियां आप देखते हो ना, टमाटर वमाटर है, बैंगन वगैरह, ये सब मालवेसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, टमाटर तो हाँ मालवेसी में आता है, टमाटर मालवेसी में आता है, ठीक है, भिंडी से मिलता जुलता है। तो कपास और भिंडी जैसे पादपों में, कपास और भिंडी जैसे पादपों में केवल इसका जो परागकोश होता है उसमें केवल एक पाली और 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए तो हम इसको हिडन ट्रिक एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में रखते हैं, ताकि अलग से इनको निकाल करके बाहर लाया जाए, ताकि कभी परीक्षा में अगर परीक्षक मजे लेने के लिए 1 नंबर का प्रश्न ऐसा पूछ ले तो हमारी इस प्रकार की भी तैयारी होनी चाहिए, और हम यहां से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। तो स्टूडेंट, आज के हिडन ट्रिक एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में अब तक हम 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा नंबर 5, लघु बीजाणुओं को केलोज भित्ति। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें आप इसको, कितना अच्छा प्रश्न है। लघु बीजाणुओं को केलोज भित्ति से पृथक करने हेतु, समझिए, जल्दी तो नहीं है।
मैं हिडन ट्री के कंफ्यूजन क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी लेता हूं ताकि आपको आलस नहीं आ जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें पहले से पढ़ी हुई होती है। जैसे आप लघु बीजाणु चतुष्क पढ़ के आए हो क्या? आए हो ना? लघु बीजाणु चतुष्क में क्या पढ़ा था कि जब लघु बीजाणु बनते हैं तो इस प्रकार से 4-4 के समूह में बनते हैं, एक लघु बीजाणु, दूसरा, तीसरा और चौथा, और आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो मैंने कहा था आपको कि केलोज भित्ति से जुड़े होते हैं। जो प्लस का चिन्ह बन रहा है एक्चुअली केलोज भित्ति है जिससे ये चिपके हुए हैं। लेकिन मैंने बताया था कि एक समय ऐसा आता है कि जब एक केलोज भित्ति गल जाती है और चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं, और उस स्थिति में ही इनको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुओं को सर आपने बहुत अच्छे से बताया था, पराग कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। लेकिन सर ये भित्ति गली कैसे? ये भित्ति गली कैसे? तो इस भित्ति को गलने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जिसे केलोज का अपघटन करने वाला एंजाइम। क्योंकि केलोज भित्ति का अपघटन कर रहा है इसलिए इस एंजाइम का नाम भी हो गया केलोज अपघटनकारी एंजाइम। तो ये केलोज अपघटनकारी एंजाइम जब इस भित्ति के संपर्क में आता है तो ये भित्ति गल जाती है, और भित्ति गलने के बाद ये चारों लघु बीजाणु पृथक हो जाते हैं और परागकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो आपको समझा दिया कंसेप्ट। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ये जो केलोज अपघटनकारी एंजाइम के बारे में आपने बताया ना, ये केलोज अपघटनकारी कहां से स्रावित होता है, कौन स्रावित करता है, कहां से आ जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना? ये तो मैंने प्रश्न को ही समझाया कि भित्ति जो है वो इस केलोज अपघटनकारी एंजाइम से गलेगी। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि ये केलोज अपघटनकारी एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? देखो प्रश्न को पढ़ो दोबारा, आप समझ में आएगा। लघु बीजाणुओं को केलोज भित्ति से पृथक करने हेतु केलोज अपघटनकारी एंजाइम पराग कोश भित्ति की किस परत द्वारा स्रावित होता है? अच्छा, और सरल कर दिया इसने हमारे लिए प्रश्न को। सरल कैसे कर दिया कि हमको ये तो पता है कि पराग कोश भित्ति के द्वारा स्रावित हो रहा है, इसने खुद ने कह दिया। अब पराग कोश भित्ति के अंदर 4 परतें हमको पता है, सबसे बाहरी बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य परत, और सबसे लास्ट होती है टेपिटम। सबसे लास्ट कौन सी होती है? टेपिटम। स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न कभी छोड़ करके आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर इन 4 में से एक है। अब जो बच्चा पढ़ करके गया है उससे पूछ ले कि पराग कोश भित्ति की किस परत द्वारा स्रावित होता है, तो मान लीजिए कि अगर उसे याद भी नहीं है तो यार इन 4 में से एक तो लिख करके आ जाओ, क्योंकि वो जो परत है ना वो इन 4 में से एक ही है। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप क्या लिख करके आए? टेपिटम। टेपिटम के बहुत सारे कार्य आपने पढ़ा, पोषण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ये सारी बातें पढ़ करके आए हो। एक और बात ध्यान रख लेना कि लघु बीजाणु चतुष्क की केलोज भित्ति को गलाने का कार्य भी कौन करता है? टेपिटम ही करता है। क्योंकि टेपिटम उसके लिए क्या करता है स्टूडेंट्स? टेपिटम उसके लिए ये केलोज अपघटनकारी एंजाइम का स्त्रावण करता है। आशा करता हूं कि प्रश्न नंबर 5 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर आते हैं हमारे नोट्स वाले पोर्शन पर। हमारा आंसर रहेगा छोटा सा टेपिटम। तो ये केलोज अपघटनकारी एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? टेपिटम के द्वारा स्रावित होता है। आशा करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी और आपको एचटीसी क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे होंगे। इसको याद स्टूडेंट्स आप एक काम कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के एचटीसी क्वेश्चन हम एक पार्ट में कई बार पढ़ेंगे। जहां जहां भी नया टॉपिक शुरू होगा हमें लगेगा कि यार यहां पर कुछ हिडन ट्रिक एंड कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वहां पर हम एक एचटीसी की सीरीज डाल देंगे। तो इस अध्याय में ये एचटीसी फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एचटीसी फर्स्ट है ये। हो सकता है इस अध्याय में आपको आगे भी एचटीसी क्वेश्चंस देखने को मिले, इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। सॉरी, वेरी सॉरी। टेपिटम द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। वाह वाह, क्या बात है, मतलब टेपिटम हार्मोन भी स्रावित कर रही है। सर क्या है जो टेपिटम नहीं कर रही है? भाई टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट परत है, बहुत सारे काम कर रही है। ये हार्मोन भी स्रावित करती है। स्टूडेंट्स कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? देखो ऐसे लिख क्यों रहा हूं क्योंकि राइटिंग पैड चेंज कर लिया है, नया राइटिंग पैड मंगा लिया है, तो लिखने में मजा आ रहा है, इसलिए बार बार जो छपा हुआ है उसको लिख कर भी बता रहा हूं। इंडोल एसिटिक अम्ल। और हो सकता है आपको भी ऑफलाइन क्लास में बोर्ड जैसी फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, तो हो सकता है आपकी फीलिंग्स में भी परिवर्तन हो रहा होगा।
क्योंकि मुझे भी आज लिखने में काफी मजा आ रहा है और काफी फास्ट भी लिखाई में आ रहा है। अब बात रहेगी केवल राइटिंग सुधारने की। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यों बता रहा हूं, देखो मैं कोई भी बात होती है, कोई भी मैं काम करता हूं तो स्टूडेंट्स को बताता जरूर हूं, है ना। जैसे छोटी सी एक मैंने आज काम किया है कि एक नया राइटिंग पेड अब आया है और उसमें लिखने में काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये बताना आपको जरूरी है, बताना आपको जरूरी इसलिए है कि देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं। तो आप इस मेहनत को भी समझोगे और हमारा जो ये अभी जो खर्चा हो रहा है कोरोना काल में, इसको भी आप समझोगे कि समझ सकते हो ना, कोरोना काल में खर्चा करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। चलिए तो फिर हटा देते हैं इंडोल एसिटिक अम्ल को, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ यार, बताना पड़ता है आपको, नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारे सर कितने मेहनती हैं, और पता भी कैसे चलेगा कि देखो यार हम खर्चा कर करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अभी पढ़ लीजिए प्लीज, है ना। फिर जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी सब बराबर कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जेब से नहीं जाने वाला है ना, आपसे लेंगे, ठीक है। तो टेपिटम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA से कहा जाता है, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7, पराग कणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वेरी सिंपल, पराग कणों का अध्ययन विज्ञान, देखो नाम से स्पष्ट है, परागाणु विज्ञान। कौन सा रखिएगा? परागाणु विज्ञान। पराग कणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? परागाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो परागाणु विज्ञान है, या जो परागाणु का जो अनुसंधान हो रहा है, उसके अनुसंधान केंद्र कहां कहां पर स्थापित हो चुके हैं? कहां कहां पर स्थापित हो चुके हैं? तो स्टूडेंट्स, परागाणु अनुसंधान केंद्र मोस्टली वैसे तो कई जगह पर स्थापित है, लेकिन जो मुख्य है NBRI लखनऊ में स्थापित है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक परागाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पर पराग कणों के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जैसे अभी अभी पता लगा कि यार पराग कण जो है ना, आपने अभी अभी पीछे पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि पराग कण पोषक पदार्थ भी है, तो कैसे पता लगेगा? उन पर रिसर्च होगा तभी तो पता लगेगा। तो इस प्रकार के रिसर्च यहां पर किए जाते रहे हैं, तो इनके लिए विशेष अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रमुख है NBRI लखनऊ और दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय। और अगर स्टूडेंट्स आपके दिमाग में चल रहा है, बिल्कुल चल ही रहा होगा, क्योंकि काफी शार्प माइंडेड बच्चे हो आप, कहीं भी नहीं छोड़ोगे, जरूर पूछोगे कि सर NBRI होता क्या है? अरे बेटा बहुत सिंपल है, N फॉर नेशनल, अब देखो यार स्पेलिंग में स्पेलिंग गलत नहीं हो जाए, देखना जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं भी काफी एक्साइटेड हूं, आप है ना। यहां से लिखते हैं वापस दोबारा से, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम होता है। आप नाम से NBRI से आपको याद आ जाना चाहिए, कभी मान लीजिए परीक्षा में ये भी तो पूछा जा सकता है कि NBRI का फुल फॉर्म क्या है। तो NBRI का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? आपने देख लिया क्या है फुल फॉर्म, और एक कहां गया, ये रहा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में स्थापित किया गया है, और एक दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसको बना रहने देते हैं, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। अगर स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तो आप अलग से कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको कमेंट कर दूंगा उसके अंदर। वैसे सबको पता होती है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई विशेष नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, परागकण का जीवन काल कितना होता है? वाह, सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि परागकण का जीवन काल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, परागकण के जीवन काल को आप इस प्रकार समझिए, इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए जब परागकण इस परागकोश से बाहर निकला, ठीक है, परागकण इस परागकोश से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद इसको इसी पुष्प के या कोई पास में कोई पादप है इसी जाति का, तो उसके कहां पहुंचना है? उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। अब परागकण ऐसा तो है नहीं कि यहां से निकला और यहां पहुंच गया। मान लीजिए यहां से निकलने के बाद इसी पेड़ की किसी पत्ती पे पड़ा हुआ है, यहां कीट आया, कीट उड़ करके फिर यहां गया, फिर यहां पहुंचा, तो काफी समय लग सकता है। तो मान लीजिए कि काफी दिनों तक कीट आया ही नहीं, कीट आया ही नहीं, तो परागकण यहीं पड़ा रहेगा, तो कब तक पड़ा रह सकता है? नष्ट नहीं होगा क्या? क्या हमेशा पड़ा रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक पादप के परागकण का जीवन काल अलग अलग होता है, और परागकण का जीवन काल से आप यही समझ सकते हैं कि परागकोश से प्रस्फुटित होने के बाद, यहां से बाहर निकलने के बाद, परागकण
कितने समय तक कार्यक्षम बना रहता है, यानी कितने समय तक इसमें अंकुरण की क्षमता बनी रहती है, उसी समय को पराग कण का क्या कहा जाता है, जीवन काल कहा जाता है। जीवन काल वैसा मत समझना जैसा अपने जीवन अवधि में शुरू में पढ़ा था ना, जन्म होगा फिर शिशु अवस्था बाल्य अवस्था, पराग कण का नहीं आएगा ऐसा। पराग कण के लिए जीवन काल का मतलब समझा जाएगा कि पराग कोश से निकलने के बाद पराग कण जब तक वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच जाता, अंकुरित नहीं हो जाता, उसके बीच का समय वो कितना एक्टिव रहेगा, कितने समय तक एक्टिव रह सकता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, पराग कण का जीवन काल कहा जाता है स्टूडेंट्स। और पराग कण का जीवन काल कितना होता है, अगर उस पर बात कर ले हम तो अलग अलग पात्रों में अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। कुछ मिनटों से लेकर के कई सालों तक हो सकता है, कुछ मिनटों से लेकर के कई सालों तक हो सकता है। जैसे अगर बात करूं स्टूडेंट अनाज की, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तो इनके पराग कणों का जीवन काल बहुत ज्यादा नहीं होता है, 30 मिनट, आधा घंटा, बस आधे घंटे में अगर पराग कण सही जगह पर नहीं पहुंचा तो नष्ट हो जाएगा। बहुत कम जीवन काल होता है अनाज का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, जिसमें दालें आती है, सभी प्रकार की दालें आती है, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप। इनमें परागकण कई महीनों तक नष्ट नहीं होता, कई महीनों तक जीवित बना रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वैसे हम इन दो एग्जाम्पल से काम चला लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ मिनटों से लेकर कई सालों तक परागकणों का जीवन काल हो सकता है। जैसे अनाज में केवल 30 मिनट होता है, जबकि लेग्यूमिनेसी दालें वगैरह जो होती है उसमें कई महीनों तक का जीवन काल हो सकता है। चलिए नोट्स पर आ जाते हैं। वह काल जिसमें परागकण कार्यरत रहता है परागकण का जीवन काल कहलाता है। परागकणों का जीवन काल कुछ मिनटों से लेकर कई सालों तक हो सकता है, जैसे उदाहरण अनाज के परागकणों का जीवन काल कितना होता है, 30 मिनट। और अगर बात करें गुलाब, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, है ना, सोलेनेसी आलू इसके अंतर्गत आता है, सोलेनेसी के अंतर्गत आलू आता है ना। तो सोलेनेसी कुल के पादपों का जीवन काल कई महीनों तक, पादपों का लिखा गया ना, पादपों का नहीं, परागकणों का, पादपों के परागकणों का जीवन काल कई महीनों तक हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम थोड़ा क्लियर करेंगे इसको, कि जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको लिखाया कुछ गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं शायद आपको वहां पर सोलेनेसी और जो पहले हमारे आया था एक मालवेसी, ठीक है ना, मालवेसी। तो इसमें आप अभी फिलहाल इतना याद रखें कि मालवेसी में आप जो मैंने उदाहरण लिखाया था कपास और भिंडी, तो इसी को याद रखें। शायद मैं आपको बैंगन भी बोल गया था, तो देखना पड़ेगा कि शायद बैंगन, आलू, ये जो है ना, ये सोलेनेसी कुल में आते हैं। फिलहाल आप जो अभी फैक्ट ये ध्यान रखेंगे कि सोलेनेसी में आप एक ही एग्जांपल ध्यान रखेंगे, आलू, और मालवेसी के अंतर्गत कपास और भिंडी को ध्यान रखिए। और कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, तो कल इनके 2-4 एग्जांपल आपको अलग से सोलेनेसी और मालवेसी के लिखा दिए जाएंगे, जिससे हमारे इनके एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगे। और लेग्यूमिनेसी का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेग्यूमिनेसी में जितने भी प्रकार की दालें होती है ना, जितने भी प्रकार की दालें, फली वाले पौधे जितने भी होते हैं, वो सब लेग्यूमिनेसी में आते हैं। जैसे मान लीजिए फली वाले पौधे में मूंगफली है, मूंगफली के अलावा आप जैसे मान लीजिए जितनी भी दालें आ रही है, चाहे वो फिर उड़द, मूंग, कोई सी भी दालें हैं, वो सब लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत ही आएगा। तो ये ध्यान रख लीजिए। थोड़ा सोलेनेसी और मालवेसी के एग्जांपल्स पर कल दोबारा से बात करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि किसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि अभी जो आपको याद रखना है वो सिर्फ इतना याद रखना है कि सोलेनेसी में आलू पक्का है और मालवेसी में कपास और भिंडी पक्का है। बाकी एग्जांपल पर कल चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, क्रायो संरक्षण क्या है, क्रायो संरक्षण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्रायो संरक्षण। आप इसको कैसे समझोगे, क्रायो संरक्षण में क्या होता है एक्चुअली, कभी पूछ लेना आपसे, तो आप कहना कि ये वो विधि है जिसमें जो परागकण है कुछ मिनटों से लेकर कई सालों तक संरक्षित रह सकते हैं। मान लीजिए कोई परागकण है जो कुछ मिनट संरक्षित रह सकता है, कुछ मिनट, लेकिन हम उसे कृत्रिम रूप से कई सालों तक संरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है मान लीजिए वो विलुप्त होने वाली है। अगर विलुप्त हो गई तो फिर कहां से उनके जैसे नए पौधे लाएंगे। तो हमने क्या किया, उसके परागकणों को लेकर के और प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से क्या कर लिया, उसका संरक्षण कर लिया।
और प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संरक्षण करेंगे तो प्रयोगशाला में तो हम पराग कणों को कई सालों तक रख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसके लिए एक विधि अपनाई जाती है, इस संरक्षण के लिए एक विधि अपनाई जाती है। इस विधि को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्रायो संरक्षण कहा जाता है। ये तो बात समझ में आ गई, यानी ये एक ऐसी विधि है जिससे पराग कणों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इसमें किया क्या जाता है, ऐसा क्या किया जाता है इस विधि में कि पराग कण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं? तो एक स्टूडेंट इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, द्रवित नाइट्रोजन। किसका प्रयोग किया जाता है? द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लगभग -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पराग कणों को रखा जाता है। इसके कारण पराग कण लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तो ये जो मेथड होता है, इसी मेथड को क्या कहा जाता है? इसी मेथड को स्टूडेंट्स क्रायो संरक्षण कहा जाता है। और इसके कारण जो पराग कणों को हम संरक्षित करके रखते हैं, ऐसे पराग कणों को हम पराग बैंक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पराग बैंक कह देते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्रायो संरक्षण के बारे में। सीधा आते हैं नोट्स पर। ये लीजिए, पराग कणों को लंबे समय तक द्रवित नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित करने की जो विधि है वही क्रायो संरक्षण है। इस प्रकार संरक्षित पराग कणों को पराग बैंक कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, और जैसा कि मैंने कहा था कि बिल्कुल छोटी सी क्लास लूंगा क्योंकि काफी लेट हम क्लास लगा रहे हैं। 8:30 मेरे लिए तो लेट नहीं है, पर हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थियों के लिए लेट हो सकता है। तो इस पर हम बात जरूर करेंगे कि अगर लेट है तो फिर तो कोई बात नहीं, 12:30 पर ही रहेगी क्लास। लेकिन लेट नहीं लगता है आपको तो फिर अपन इसको लेट नाइट ही रखेंगे। कहने लेट नाइट से मतलब 8:30-9 बजे तक की हम क्लास रखेंगे, ताकि सोते सोते बायो का ज्ञान प्राप्त हो जाए आपको। यदि कोई परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो 3 कोशिकाएं कौन कौन सी है? अरे 3 कोशिकाएं सिंपल है। 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होगी? पहले द्विकोशिकीय अवस्था बनी थी, तो द्विकोशिकीय अवस्था में एक कायिक कोशिका थी, एक जनन कोशिका थी। लेकिन अंकुरण के समय जनन कोशिका पुनः विभाजन करके 2 और नर युग्मक बना लेती है, तो वहां पे 2 कोशिकाएं भी बन सकती है। तो 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होगी? सर एक तो कायिक कोशिका होगी, सॉरी, एक तो कायिक कोशिका होगी और 2 जनन कोशिकाएं होगी। तो इस प्रकार से टोटल परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं हो जाती है? 3 कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका, 2 जनन कोशिका। आशा करता हूं स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आज समझ में आ गए होंगे और आप इनको अपने नोट्स में भी लिख लेंगे, और आज नहीं तो कल मॉर्निंग में आप इनके नोट्स बनाकर मुझे सेंड भी कर देंगे, ताकि मैं भी आश्वस्त रहूं कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं। तो विराम देते हैं आज की क्लास को यहीं पर। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।